स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 9। तो सॉलिड स्टेट में अब तक लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, पहले एक बार मैं उसके बारे में बता दूं। सॉलिड स्टेट के लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैंने बस इतना बताया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं, जब आप 3 एटम लेते हो इस तरीके से, तो 3 एटम को, 3 गोलों को आप ऐसे 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 जमीन पे मानोगे, तो ऐसे रखे हुए मानोगे, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, तो उसके बीच में एक डिप्रेशन आएगा। ठीक है, उस डिप्रेशन पे ला करके जब आप चौथा एटम लाके ऐसे रखोगे, ठीक है, तो ये चौथा एटम भी क्योंकि गोलाकार है तो वो उस गड्ढे के पूरे स्पेस को भर नहीं पाएगा, और भर नहीं पाएगा तो इसलिए कुछ खाली जगह बचेगी। उसी खाली जगह को हम लोगों ने जो है टेट्राहेड्रल वॉइड बोला था। इसका मैंने एक साइड व्यू दिया था आप लोगों को। साइड व्यू में मैंने बोला था कि ये देखिए, ये मान लीजिए ये नीचे वाले वो 3 एटम है। ठीक है, तो इन 3 एटम के बीच में ऑब्वियसली आता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक गड्ढा बना हुआ है। ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमता हुआ एक गड्ढा बना हुआ है इन 3 के बीच में। ठीक है, और उस 3 के बीच के गड्ढे में जब आप लोग लाके यहाँ से ऐसे कोई एटम लाके रखे होंगे, चौथा एटम, ठीक है, तो ये लीजिए, ये आपने चौथा एटम लाके यहाँ रखा। ठीक है, तो आप देखोगे ना कि इस गड्ढे का पूरा हिस्सा थोड़ा ना कवर हो गया, ये कोई नुकीली चीज थोड़ा ना कि पूरी अंदर चली गई। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा स्पेस जो है इसके अंदर से ऐसे होते हुए, ठीक है, वो 3 के बीच में है। ठीक है, आप बीच के अंदर होने की वजह से आप उसको फील ही करना होगा कि वो कहाँ है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से हल्का फुल्का उसका स्पेस दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने हरे वाली लाइन इसीलिए खींची कि आप समझें कि एक इस तरीके से गोल 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 घूमता हुआ, ठीक है, छोटे से बड़ा होता हुआ गोल घूमता हुआ एक गड्ढा है, और उस गड्ढे के ऊपर लाके आपने चौथा एटम रखा। ठीक है, तो यहाँ से जो गैप बना, ये गैप जो था ये टेट्राहेड्रल वॉइड था। ठीक है, ये जो गैप बना है यहाँ पे, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बोले थे। इसको मैंने फिर एक लुक और दिया था कि मान लो ये 3 एटम ऐसे हैं। ठीक है, तो इन 3 एटम के बीच में भी एक खाली स्पेस है, हालांकि पर वो ट्रेंगुलर वॉइड है, वो मैंने बता दिया था कि वो ट्रेंगुलर वॉइड है। ठीक है, लेकिन जब आप इसके ऊपर यहाँ चौथा एटम रख देते हैं, ठीक है, तो इन नीचे वाले 3 और ऊपर वाले 1 के बीच में यहां कहीं, ठीक है, ये स्पेस दोनों लेयर के बीच का स्पेस है। आप ये नहीं बोल सकते कि वो इस लेयर में है या इस लेयर में, दोनों लेयर के बीच का स्पेस है। तो ये जो बीच का स्पेस है ना यहाँ पे, यही एक्चुअली कौन सा वॉइड है? टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से मिलकर बनेगा। 3 एटम होंगे, उसके ऊपर एक टिका दिया जाएगा, और उन 4 के बीच का जो गैप बनेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। ठीक है, उसके बाद अपने बात की थी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी मैंने जल्दी से अगर बोलूं तो किस तरीके से बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा, या तो उसको आप ऐसे देखोगे कि 3 एटम जो है, ठीक है, 3 एटम ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, और 3 एटम उसके ऊपर लाके दूसरे रखे हुए हैं। ठीक है, नई सेकंड लेयर के एटम है यहां से, ठीक, और यहां से अगर आप देखोगे तो ये गैप तो साफ साफ दिख ही रहा है। ये जो गैप है वो 6 एटम के बीच में सराउंडेड है, और इसी खाली गैप को हम लोग जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, 3 नीचे 3 ऊपर, और उनके बीच का ये जो गैप हुआ 6 एटम के बीच का, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसका भी साइड व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां हमने 3 एटम रखे। ठीक है, तो इन 3 के बीच में एक नीचे की तरफ गड्ढा बनेगा इस तरीके से। ठीक है, इन 3 के बीच से होते हुए एक गड्ढा इस तरीके से बनेगा। ठीक, इसी तरीके से जब आप इसके ऊपर 3 रख लोगे, ठीक है, इसके ऊपर मान लो इस तरीके से कुछ आपने 3 एटम रख लिए। ठीक है, हालांकि इसके 3 एटम में डिफरेंस है कि ये नीले वाला पीछे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आपको एक गड्ढा ऐसे ऊपर की तरफ भी जाएगा ना। आप यहाँ खड़े हो जाओ यहाँ पे, तो एक गड्ढा ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और एक गड्ढा ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये खाली स्पेस जो है, इसका गड्ढा और इसका गड्ढा जुड़ गया, ये खाली स्पेस जो है यही अपने पास एक्चुअली में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। इसके बाद मैंने बोला था कि आप इसको ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं। कैसे? इसको ले लिया गया, इसको ले लिया गया, इसको ले लिया गया और इसको ले लिया गया। ठीक है, तो इन 4 को ले लिया गया। इन 4 को लेके आप बोल सकते हो कि 4 का एक स्क्वायर बन गया है। ठीक है, ये लीजिए एक स्क्वायर बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये 2 नीले वाले भी ले लिए हमने, तो इस तरीके से यहाँ एक तो बन गया स्क्वायर। ठीक है, इन 4 का, 2 काले वाले 2 नीले वाले, तो इसके एक ऊपर एटम है और एक सेम टू सेम तरीके से इसके नीचे एटम है, और ये जो खाली स्पेस बनेगा बीच में इन 4 एटम 6 एटम के बीच में गिरा हुआ, यही खाली स्पेस जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो आप इस पोजीशन को, इस चीज को ज्यादा दिमाग में रखें क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। 4 ने एक स्क्वायर बनाया, एक उसके ऊपर से और एक उसके नीचे से। इसके बारे में मैंने बोला था कि मीथेन में कार्बन को गायब करके हाइड्रोजन को उन्हीं ओरिएंटेशन पे आपस में चिपका दिया जाए, तो वो जो कार्बन वाली जगह खाली हुई थी वो टेट्राहेड्रल वॉइड है।
इसके बारे में मैंने बोला था कि S6 में सल्फर को गायब करके फ्लोरीन को उसी ओरिएंटेशन के लोग चिपका दिया जाए, तो सल्फर के चलते जो खाली जगह क्रिएट हुई थी वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी है। अब चलते हैं आगे। तो बच्चों अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज ही रहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया तो है लेकिन समझ में नहीं आ पाता कि लिखा क्या है, क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हेडिंग स्टार्ट करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी। एफसीसी बोल दो या उसी का नाम क्या है, सीसीपी। तो इस केस में मैं आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड की जो पोजीशन होती है एफसीसी में, सीसीपी में, वो आपको विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड की जो पोजीशन है पहले विजुअलाइज करो, फिर उसको रट भी लो। ठीक है, वो बहुत जरूरी पार्ट है ये, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। लेकिन उसके लिए पहले मैं आपके सामने एक बड़ा सा एफसीसी यूनिट सेल बना रहा हूं। ठीक है, लेकिन इस बार जो मेरी आदत रही है, मैं उस बड़े क्यूब को फिर 8 क्यूब में कट भी करूंगा, लेकिन इस बार मेरा बड़े वाला जो क्यूब होगा ना वो मेन यूनिट सेल होगा। छोटे जो क्यूब कट कर रहा हूं उसमें वो तो सिर्फ मैं ऐसे ही कुछ दिखाने के लिए, कुछ आपको विजुअलाइज करवाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, बाकी जितने केस मैं अब तक बनाया हूं ना आपके सामने, आप इस डिफरेंस को फील करना कि बाकी केस में मैं आप लोगों के सामने छोटे यूनिट सेल को जो है यूनिट सेल मान, छोटे क्यूब को यूनिट सेल मान के चलाऊं, ना कि 8 वाले बड़े क्यूब को। इस केस में मेरा ये बड़े वाला जो क्यूब ही होगा ना। ठीक है, और मैंने बार बार बोला लाइन को बराबर से स्टार्ट करके मत बनाना, वो करना बेवकूफी करना है। ठीक है, आप लाइनों को थोड़ा आगे पीछे रखें, इन दोनों पॉइंट्स को और इन दोनों पॉइंट्स को पैरेलल रखें, डिस्टेंस भले ही कम रखें लेकिन आगे पीछे रखें, बिल्कुल आमने सामने रख के मत बनाएं। ऐसे बनना चाहिए कि बोर्ड के आर पार हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इस लाइन को लंबा खींचे, यहाँ खींचे। ठीक है, एक यहां बना, ये लीजिए, एक हमने इसको भी वैसे का वैसे ही ऊपर रोक दिया। डायग्राम जितना अच्छा बना लोगे बच्चों उतना अच्छा आपको सॉलिड स्टेट समझ में आ जाएगा। ये मैंने बड़े वाला क्यूब बनाया अपने आप में। अब इस बड़े वाले क्यूब को जो है मैं छोटे 8 क्यूब में कट कर रहा हूं, और उसका कट करने का जो तरीका है वो क्या है, आमने सामने वाली एज के सेंटर को आप लोग सही से जो जो जगह दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग जोड़ दो, मिला दो। ठीक है, अपने आप आपका अच्छा क्यूब बन जाएगा। ये यहां से यहां मिला दो, ये लाइन ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, तो उसी के पैरेलल में ये भी आनी चाहिए और सेंटर टू सेंटर के लिए आनी चाहिए। ठीक है, तो लो ये हमने मिला दिया यहाँ पे। ठीक, अच्छा अब उसके बाद क्या करोगे, इसी को भी नीचे वाले सेंटर के साथ, इसको इसके नीचे वाले सेंटर के साथ मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों एज के सेंटर को मिला दिया, और ये लीजिए ये मिला दिया, यहाँ इधर मिला दिया। इस तरीके से हमने इसको किया। अब ये जो एज की सेंटर जो मिलाई गई है, तो ऑब्वियस बात है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस क्यूब के फेस के सेंटर पे कट होगी। ठीक है, ये सामने वाले फेस के सेंटर पे होगी, ये पीछे वाले पे होगी। ठीक है, हाँ यहाँ मिलाओगे तो यहाँ ये साइड वाले फेस के सेंटर पे कट होगी। ठीक है, ये डायग्राम मैं आपके साथ साथ बना रहा हूँ, वरना मैं अलग से बना दिया होता, लेकिन इसमें जो चीजें बताने लायक है वो आपको समझ में साथ साथ आनी चाहिए। ठीक है, कि हम कैसे बनाए वो भी दिख जाए आपको, डायग्राम अच्छा बनना चाहिए। ठीक है, अब हमने, आप देखोगे कि हमने ऊपर वाले एज का फेस का सेंटर, साइड वाले फेस का सेंटर, साइड वाले फेस का सेंटर, आगे वाले फेस का सेंटर, पीछे वाले फेस का सेंटर, नीचे वाले फेस का सेंटर हमने खोज लिया है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब आप लोग फेस सेंटर टू फेस सेंटर लाइन को मिला दो। ऊपर वाले फेस के सेंटर को नीचे वाले फेस के सेंटर से, साइड वाले को साइड वाले के फेस के सेंटर से, आगे पीछे वाले फेस के सेंटर से। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमने इस बड़े वाले क्यूब को किस में तोड़ लिया, छोटे क्यूब में। ठीक है, लेकिन ये जो बड़े वाला क्यूब है यही मेरे लिए यूनिट सेल है। ठीक है, यही मेरे लिए यूनिट सेल है, एफसीसी यूनिट सेल। और एफसीसी यूनिट सेल होने के नाते आपको समझ में आना चाहिए कि एटम्स कहां कहां होंगे। ठीक है, तो एटम कहां कहां होंगे उस चीज को मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। एफसीसी है तो ऑब्वियस बात है कॉर्नर पर एटम होंगे, एक कॉर्नर पे, दो कॉर्नर पे, तीन को, सॉरी ये कॉर्नर नहीं है, ये मेन यूनिट सेल का एज सेंटर है। ठीक है, ये मेन यूनिट सेल का एज सेंटर है। ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ठीक है, ये कॉर्नर एटम, यहाँ कॉर्नर एटम, इधर कॉर्नर एटम और यहाँ कॉर्नर एटम। ठीक है, तो कॉर्नर पे 8 हुए। उसके अलावा जो फेस सेंटर है 6 फेस सेंटर, ऊपर वाले फेस के सेंटर पे, नीचे वाले फेस के सेंटर पे, साइड वाले फेस के सेंटर पे, साइड वाले फेस के सेंटर पे, आगे वाले फेस के सेंटर पे, पीछे वाले फेस के सेंटर पे।
ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये जो अरेंजमेंट है ये हमने बनाई यूनिट सेल एफसीसी की यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें अपने बात करेंगे पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल इन एफसीसी, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की पोजीशन को कैसे खोजा जाए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको ऑक्टाहेड्रल इसमें व्यू कराना चाहूंगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैं आपको व्यू कराना चाहूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब मैं फिर वही बात बोलूंगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते थे बच्चों, 4 एटम्स का एक स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर एक एटम होना चाहिए और एक उसके जो है नीचे एटम होना चाहिए, ठीक है। तो उस क्यूब में ऐसी स्क्वायर बनाती हुई अरेंजमेंट और उसके ऊपर और उसके नीचे एटम हो, ऐसा कहीं नजर आ रहा है, ठीक है। किसी पॉइंट के बाद ऐसा नजर आ रहा है कि 4 एटम का स्क्वायर बन रहा है और एक उसके ऊपर एटम है और एक जो है उसके नीचे एटम है, ठीक है। तो आप लोग बहुत सीधे सीधे समझोगे कि हाँ आ रहा है इस क्यूब का सेंटर, ठीक है। इस क्यूब के सेंटर पे ये जो 4 एटम आप लोग लेके बैठे हो, ये 4 एटम फेस के सेंटर एटम है, ठीक है। ये 4 अपने आप में कोई हवा में उड़ नहीं रहे, ये आपस में चिपके हुए हैं। ये क्यूब के नाम पे इनको दूर बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो सच में दूर ही है, वो एक्चुअली ऐसे ही आपस में चिपके हुए हैं जिस तरीके से यहाँ पर है। तो ये एटम चारों के चारों चिपके हुए हैं, इनके ऊपर एक एटम बैठा हुआ है, इनके नीचे एक एटम बैठा हुआ है। तो आप देखोगे कि ये 4 एटम का स्क्वायर बन रहा है, एक उसके ऊपर है एक उसके नीचे है। इस पॉइंट के अबाउट बात कर रहा हूँ, क्यूब के सेंटर के अबाउट बात कर रहा हूँ, आपको दिखना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 का स्क्वायर बना है, एक उसके ऊपर है एक उसके जो है नीचे है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर मैं पोजीशन की बात करूं, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो हो जाती है, और वो भी स्पेसिफिकली किसके लिए बात कर रहा हूं, एफसीसी के लिए। मैंने आपके सामने एफसीसी ही बनाया है, ठीक है। तो एक तो आप बोलोगे बॉडी सेंटर ऑफ, ठीक है, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है, या यूनिट सेल, बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। तो आप छोटे वाले क्यूब के सेंटर की बात नहीं करोगे, छोटे वाले क्यूब बस ऐसे ही दिख रहे हैं, उसका छोटा सा पर्पज रहेगा, वो मैं आपके सामने डील भी करूंगा। तो इसको पहली बात तो आप बोलोगे बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। एक तो वहां पे नजर आ रहा है आपको ऐसा सीन, ठीक है, कैसा सीन कि 4 एटम का स्क्वायर है, एक उसके ऊपर है एक उसके नीचे है, ठीक है। जरा उसके अलावा थोड़ा और एनालाइज करो, सोचो कि कहा यहाँ पे और ऐसी कौन सी पोजीशन है और कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट मैं कह सकता हूं कि 4 का स्क्वायर बन रहा है, एक उसके ऊपर है एक उसके नीचे है, ठीक है। जल्दी से टाइम लो, ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट के बाद वीडियो को पॉज करके जरा सोचो, ठीक है, पक्का सोचो, अच्छे से खोजने की कोशिश करो कि इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल और कहां हो सकता है, ठीक है, जिसका मतलब कि स्क्वायर हो, उसके ऊपर एक हो और उसके एक नीचे हो, ठीक है। तो खोज लिया, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो आपको खोजने में मदद करूंगा, ठीक है। तो एक बात सोचो यार, क्या ये एक अकेली यूनिट सेल होती है स्पेस में? ये तो एक सिंगल यूनिट सेल है, स्पेस में तो ऐसी बहुत सारी नंबर ऑफ यूनिट सेल है, ठीक है। सीरियल में जाए तो इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें तो ये इसके बगल में भी यूनिट सेल होगी, इसके आगे भी यूनिट सेल होगी, इसके पीछे भी होगी, इसके ऊपर भी होगी, हर तरफ यूनिट सेल होंगी यार। तो अगर इसके अगल बगल आगे पीछे यूनिट सेल हैं, तो आप जो पोजीशन को खोज रहे हैं ना, उस पोजीशन को खोजने के दौरान इस बात का भी खास तौर पे ध्यान रखेंगे। किस बात का? कि अब आपको अगर ये एटम दिख रहा है ना कि यहाँ इस फेस के सेंटर पे एक एटम है, तो आपको ये भी तो दिखना चाहिए कि इसके साइड में जो क्यूब होगा यहाँ, उसका भी तो कोई फेस सेंटर होगा, और उस फेस के सेंटर पे कोई एटम होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस ही बात होगा। तो जैसे ये एक क्यूब है, इसके बगल में क्यूब होगा, उसका फेस सेंटर होगा, ठीक है। मैं यहाँ आपको एज का सेंटर देखने की बात कर रहा हूँ। एज के सेंटर को सही से देखोगे, एक यूनिट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि इसके अगल बगल वाले यूनिट सेल को मिला के देखोगे, तो आप देखोगे कि ये 4 एटम जो है वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। कौन से 4 हैं? ये 2 कॉर्नर वाले हैं, एक फेस सेंटर का है, एक इधर फेस सेंटर का है जो आगे वाली यूनिट सेल है इसके साइड में। अच्छा, एक जैसे इसके नीचे फेस सेंटर आ रहा है, वैसी ऑब्वियस बात है इसके ऊपर जब आप जाओगे तो इसके ऊपर जाने पे भी तो एक फेस का सेंटर मिलेगा ऊपर वाली यूनिट सेल का, ठीक है। तो ये नीचे वाली यूनिट सेल का फेस सेंटर, ये ऊपर वाली यूनिट का फेस सेंटर, ठीक है, ये इसका है ये, और ये साइड वाली यूनिट का फेस सेंटर। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 4 ने बना लिया स्क्वायर, 4 ने स्क्वायर बनाया, एक उसके नीचे एक उसके ऊपर है, और ये जो एज का सेंटर है वो उन्हीं 6 एटम के बीच में सराउंडेड है, ठीक है। तो इसमें अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करोगे तो आपको ये पोजीशन भी समझ में आनी चाहिए, एज का सेंटर जो होगा वो भी अपने आप में एक ऑक्टाहेड्रल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं अगला पॉइंट, ठीक है। कहां पर है ये? एक तो हुआ बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, और दूसरा होगा एज सेंटर ऑफ यूनिट सेल, एज सेंटर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो
एज के सेंटर पे होगा और बॉडी के सेंटर पे होगा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो एफसीसी में होते हैं वो एज के सेंटर पे और इसमें बॉडी के सेंटर पर होते हैं, ठीक है। यहाँ दो जगह होंगे। एज का सेंटर मतलब अब इस अकेली एज पे नहीं, इस एज के सेंटर पे भी, इस एज के सेंटर पे भी, इस एज के सेंटर पे भी 12 एज होती है। हर 12 एज के सेंटर पे आपके पास जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। हर 12 एज के सेंटर का जो वॉइड है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और एक यहाँ इस पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये भी क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी कितना होगा, जरा सोचो अपने आप से कितना होगा, ठीक है। अभी तो मैंने बताया एज का सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, बॉडी का सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो आप क्या बोलोगे कि एज कितनी है, 12 है, और बॉडी सेंटर कितना, बॉडी सेंटर 1 है। तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल जो है वो 13 हुए। आप अगर 13 बोलोगे तो उसमें आपने कुछ गलती कर दी है, ठीक है। कि इस तरीके की काउंटिंग में मिस्टेक की आपने। कैसी सर? अभी तो आप ही बोले 12 एज का सेंटर और बॉडी का सेंटर 1, तो 12 एज का सेंटर हो और एक बॉडी का सेंटर हो तो कहने को ठीक है 12 + 1 मिला के 13 हो गए, लेकिन कुछ तो गलती है। क्या गलती है? आप ये बात भूल गए कि हम जब चीजों को इफेक्टिव नंबर में लेके चलते हैं तो यहाँ भी हम इफेक्टिव के सेंस में ही बोलेंगे, ठीक है। ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, एज का सेंटर का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये एज के सेंटर का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो पूरा का पूरा उस यूनिट सेल का पार्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये एज जो होती है आपको पता है, एक एज जो होती है क्यूब की वो 4 क्यूब में शेयर होती है, एक इसमें, एक इसके बगल में, एक इसके ऊपर, एक इसके यहाँ ऊपर के बगल में, ठीक है। तो इस तरीके से इस एज के साथ 4 क्यूब लगेंगे और मैंने इवन 3rd, 2nd, 4th क्लास में बताया भी था कि क्यूब के एज सेंटर का फ्रैक्शन होता है 1/4, क्यूब के एज सेंटर का फ्रैक्शन होता है 1/4, ठीक है। तो आप इफेक्टिव नंबर में जो वॉइड बन रहे हैं ना उस नंबर को काउंट करोगे, इफेक्टिव नंबर के वॉइड को। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी 12 + 1 मिला के 13 नहीं हो जाएगा, ठीक है। कि आप डायरेक्टली एज को 12 काउंट कर लिए कि 12 एज है, 12 एज का सेंटर, एज सेंटर जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। बात तो सही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, लेकिन वो जो एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो एक अकेले यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है, वो 4 अलग अलग यूनिट सेल से मिलकर बनेगा। इसलिए आप उसका इफेक्टिव नंबर जब लिखने जाओगे, ठीक है, तो वो इफेक्टिव नंबर कुछ ऐसा होगा 12 × 1/4। क्यों? मैंने पहले से ही बताया हुआ है कि एज के सेंटर का फ्रैक्शन 1/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर जो खाली स्पेस भी है तो उस खाली स्पेस का इस क्यूब का हिस्सा 1/4 ही है, ठीक है, क्योंकि वो जो नेट खाली स्पेस है वो 4 क्यूब में गया है। तो 12 × 1/4 एज के सेंटर के चलते, ठीक है, +1 आप अलग से बोलोगे क्योंकि बॉडी का सेंटर पे जो खाली स्पेस है, ठीक है, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो पूरा का पूरा उसी का हिस्सा है, ठीक है, वो कंप्लीटली उसी का हिस्सा है। और एज के सेंटर का जो पार्ट है वो 12 × 1/4 है। इस तरीके से अगर आप बात करोगे तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल जो बनेगा वो 4 बनेगा, ना कि 13 बनेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आप इसका ध्यान रखोगे, ठीक है। दूसरा, मैं पहले तो आप इन पोजीशंस को रट लोगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? बॉडी सेंटर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल पे और एज सेंटर ऑफ यूनिट सेल पे होगा, ठीक है। तो बॉडी सेंटर पे होगा और एज के सेंटर पे होगा, ये मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। उसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी जो होगा वो 4 होगा। 13 नहीं बोलोगे, 13 नहीं बोलोगे, ठीक है। मेरे पास स्पेस नहीं है, एक चीज और बतानी है तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर लें। इसी में अगर मेरा आपसे क्वेश्चन होता, थोड़ा सा क्वेश्चन में हेरा फेरी करूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बदलूंगा, समझना इस चीज को, ठीक है। अगर इसी की बजाय मेरा क्वेश्चन होता नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल की बजाय, पर यूनिट सेल की बजाय पर एटम, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन बदल गया है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम कितना है, इसमें पर एटम कितना है। यूनिट सेल में कितना है? 4 है, बात सही है, लेकिन पर एटम अगर मैं बात करूं, पर एटम जो एफसीसी जो एटम बना रहा है, ठीक है, उस एटम के पर एटम पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, एफसीसी का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 4 होता है, हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं,
फेस सेंटर के चलते जो होता है वो 6 × 1/2 होता है, ठीक है, ये सब हम किए हुए हैं। और बॉडी के सेंटर के चलते 1 होगा, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो है वो 4 होगा, ठीक है। बॉडी सेंटर नहीं, सॉरी गलत बोल गया, 6 × 1/2 फेस के सेंटर से और 8 × 1/8 कॉर्नर से, टोटल 4 आएगा। 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होगा एफसीसी का, वो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस यूनिट सेल में इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम 4 है, इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो भी 4 है, इस यूनिट में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम भी 4 है, इस यूनिट में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 है। तो पर एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हुए? सीधी सी बात है, 4 वॉइड बन रहे हैं 4 एटम के ऊपर, ठीक है। यूनिट सेल में 4 एटम है तो उसमें 4 वॉइड बने, तो पर एटम कितना बना होगा? आप 4/4 करके बोल सकते हो ना कि 1 वॉइड पर एटम होगा, ठीक है, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम होगा। इसको फिर मैं आगे जनरलाइज करके लिखवाऊंगा, जो जरूरी भी है कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो मेरे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n ही होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ एटम्स n है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली ऑक्टाहेड्रल वॉइड n ही होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पर एटम पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से नोट करें, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन को दिमाग में बैठाएं, समझें और फिर याद करें, ठीक है। इसको हटा रहा हूं। हाँ तो बच्चों, अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन एफसीसी यूनिट सेल में कहां होती है, ठीक है। तो आप ये तो भूले नहीं होंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। पहले तो आप वो ध्यान रखोगे कि ये 3 एटम एक ट्रायंगल बनाने चाहिए, ठीक है, और चौथा एटम जो है वो इसके ऊपर ऐसे रख करके, ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए। तो 3 एटम होने चाहिए और उसके ऊपर एक एटम होना चाहिए, और उसके यहाँ बीच में कहीं जो है इस टेट्राहेड्रल का जो सेंटर होगा वो सेंटर इसका जो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। जो यहाँ टेट्राहेड्रन बना है इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो इसका कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, ठीक है। तो एक बार अपने आप में वीडियो पॉज करके अच्छे से जरूर एनालाइज करें कि क्या आप यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड देख पा रहे हैं, मतलब क्या आप यहाँ पे कुछ ऐसा देख पा रहे हैं कि आपको 3 एटम चिपके हुए मिले, उसके ऊपर एक एटम मिले, 4 एटम का एक ग्रुप मिले, ठीक है, जो टेट्राहेड्रन फॉर्म कर रहा हो ऐसा एटम का ग्रुप मिले, और उसका सेंटर आप बोल पाओगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो वीडियो पॉज करके इसके अंदर इस यूनिट सेल के ऊपर फोकस करें कि कहां ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ सोचा होगा, कुछ पता किया होगा, ठीक है, पॉज किया ही होगा। तो मैं अब आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होगा। एक्चुअली इस बड़े क्यूब को 8 छोटे क्यूब में जो तोड़ने का मेरा पर्पस था वो यही था जो अब मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ आपको 8 क्यूब दिख रहे होंगे, ठीक है। आप कोई भी एक क्यूब जो है ना, अपनी मर्जी का कोई भी एक क्यूब जो है वो उठा लीजिए, ठीक है। क्या मैं ये फ्रंट लेफ्ट क्यूब जो है आपकी तरफ से, क्या इसको उठा लूं? ठीक है, आप देखोगे तो ये आपकी तरफ जो ये क्यूब है, इस क्यूब को मैं उठा ले रहा हूं, ठीक है, छोटे वाले क्यूब को। तो वो छोटे वाला क्यूब कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा, ठीक है। सिर्फ छोटे वाला क्यूब उठा रहा हूं, वो कोई यूनिट सेल नहीं है, बस वो मैं आपको कुछ दिखाने के लिए बनाया हूं और मैं यहाँ उठा के उसको अलग रख ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात देखो, इस कॉर्नर पे एटम है, ठीक है, यहाँ इस कॉर्नर पर एटम है, तो मैं इस क्यूब के यहाँ कॉर्नर पे एटम दिखा दे रहा हूँ। अब ये वाला जो कॉर्नर है, जो इस क्यूब के लिए तो कॉर्नर है, लेकिन इस क्यूब के हिसाब से वो एज का सेंटर है, ठीक है। तो ये वो एज का सेंटर है, यहाँ पे कोई एटम नहीं है। इवन अभी हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि ये स्पेस खाली है और यही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले क्यूब के हिसाब से ये जो एज सेंटर है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एटम नहीं है। अब आप इधर आइए, इधर आइए, यहाँ एटम है, यहाँ इस पोजीशन पे। ये कौन सा एटम है? ये ऑब्वियस बात है फेस सेंटर एटम है, ठीक है। ये फेस सेंटर एटम है, ये कॉर्नर एटम है, ठीक है। तो यहाँ कॉर्नर एटम, ये फेस सेंटर एटम। अब उसके बाद और बात करते हैं, क्या इस कॉर्नर पे, इस वाले एज के सेंटर पे जो कि इसका कॉर्नर है, तो क्या इस एज के सेंटर पे कोई एटम है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? यही तो एज का सेंटर है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। फिर आप देखोगे इस पोजीशन पे एटम है, तो ये जो पोजीशन है इस बड़े वाले क्यूब के हिसाब से उसका बॉडी से ये फेस सेंटर है, आगे वाला फेस सेंटर, ठीक है। यहाँ फिर इस पॉइंट पे एटम नहीं है, लेकिन इसके इस पॉइंट पे एटम है, इस कॉर्नर पे, ये फिर फेस सेंटर है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो हर छोटा क्यूब है, हर छोटा क्यूब, 8 क्यूब है, हर छोटे क्यूब की यही कहानी होगी, ठीक है। उसमें एक फेस सेंटर, एक कॉर्नर आ रहा होगा और 3 फेस सेंटर आ रहे होंगे, एक कॉर्नर 3 फेस सेंटर आ रहे होंगे। अगर मैं इस कॉर्नर को उठा के इसको फ्रीली हैंग कर दूं, ऐसे हैंग कर दूं इसको, तो आपको यही चीज मिलेगी। ये 3 एटम का एक ट्रायंगल मिलेगा,
चौथा एटम उसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, ये 3 एटम जो हैं वो इस तरीके से एक ट्रायंगल बना रहे होंगे। ठीक है, ये 3 एटम का एक ट्रायंगल हो जाएगा। ये लीजिए, ये 3 एटम का एक ट्रायंगल हो गया यहाँ पे, और इन 3 एटम के ट्रायंगल के ऊपर ये चौथा एटम होगा। ठीक है, और ये जो चौथा एटम होगा तो इन 4 एटम का जो ये ग्रुप बना हुआ है ये टेट्राहेड्रन फॉर्म में ही बना हुआ है। ठीक है, 3 एटम है, चौथा उसके परपेंडिकुलरली ऊपर है, इन 3 एटम के बिल्कुल बीचों बीच ऊपर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक टेट्राहेड्रन को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और टेट्राहेड्रन को फॉर्म कर रहे हैं तो इनके बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा वो खाली स्पेस होगा, वो मैं बार बार दिखा चुका हूं, और उसी खाली स्पेस को जो है हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक बात सोचो, ठीक है, बाई सिमेट्री तुम ये कह सकते हो ना, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो अल्टरनेट पॉइंट्स हैं, तो बाई सिमेट्री इन 8 पॉइंट्स, इस क्यूब में 8 पॉइंट है, इन 8 पॉइंट का जो सेंटर होगा नेट सेंटर, और इन 4 पॉइंट का जो सेंटर होगा वो सेम होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकली रखे हुए हैं, तो 8 पॉइंट का सेंटर यानी क्यूब का सेंटर और इस टेट्राहेड्रन का सेंटर सेम है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो छोटे वाले क्यूब मेरे बनाने का मेरा पर्पस था वो यही था। ठीक है, कि आपको मैं ये दिखा पाऊं कि हर छोटा क्यूब जो है, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट जो है, इस छोटे क्यूब का सेंटर वो 4 एटम से टेट्राहेड्रली सराउंडेड है। हर क्यूब का सेंटर 4 एटम से टेट्राहेड्रली सराउंडेड है, और यही सेंटर पॉइंट जो है ये टेट्राहेड्रल का काम करेगा। मतलब हर छोटे क्यूब का सेंटर जो है वो अपने आप में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, हर छोटे क्यूब का। ठीक है, बड़े वाले क्यूब का या मेन यूनिट सेल का जो सेंटर था वो तो ये था। ठीक है, वो तो ये था बॉडी सेंटर, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। ठीक है, वो ये वाला पॉइंट था, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। इस बात को आप समझें, फील करें, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये तो अपने आप में ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, लेकिन जो छोटा क्यूब मैंने आपको यहाँ दिखाया है ना, इस छोटे क्यूब के ये जो 4 पॉइंट आप ले लोगे, और कौन से 4 होंगे, एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो ये एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर पॉइंट में यहाँ जो इसका सेंटर बनेगा, ठीक है, इसका एग्जैक्टली क्यूब का जो छोटे क्यूब का सेंटर बनेगा वो अपने आप में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। अच्छा, ऐसे छोटे क्यूब हैं कितने, ऑब्वियस बात है, साफ साफ दिख रहे हैं। इस बड़े वाले क्यूब में ऐसे छोटे क्यूब 8 हैं। ठीक है, तो ऐसे छोटे क्यूब 8 हैं, तो इसको आप लोग बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल। ठीक है, अगर मैं आपसे, मेरे क्वेश्चन रहे आपसे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, तो आपका जवाब होना चाहिए 8। किस बेसिस पे आप 8 बोल रहे हो? ठीक है, अच्छा 8 तो ठीक है, लेकिन उससे पहले ये तो बता दें है कहां पर। ठीक है, चलो मैंने ये बता दिया, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल 8 होंगे। ठीक है, क्यों 8 होंगे, क्योंकि हर छोटे क्यूब का जो सेंटर है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको पोजीशन बता दूं। ठीक, पोजीशन बता दूं, उसको मैं 2 तरीके से लिखवाऊंगा। पहले तो हिंदी में एक लाइन लिखवा दे रहा हूं, हर छोटे क्यूब का जो सेंटर है, हिंदी में लिखवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ सर ने कुछ स्पेशल बताया था। ठीक है, हर छोटे क्यूब का सेंटर, ठीक है, हर छोटे क्यूब का सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड है। इस बात को समझें, हर छोटे क्यूब का जो सेंटर है वो अपने आप में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। हर छोटे क्यूब का सेंटर एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तो ये हो गया कि हर छोटे क्यूब का सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, दूसरा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अब मैं थोड़ा सा अंग्रेजी झाड़ू, अगर तो हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर एटम से मिलकर बनेगा। अब कोई भी छोटा क्यूब उठाना, उसमें आपको एक कॉर्नर एटम मिलेगा और 3 फेस सेंटर एटम मिलेंगे। तो आप ये लाइन और ऐड कर सकते हो, ईच टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड, ठीक है, ईच टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड यूजिंग, ईच टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड यूजिंग, ठीक है, क्या यूजिंग, किस चीज को बना मिला करके, ईच टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड यूजिंग वही वन कॉर्नर एंड 3 फेस सेंटर एटम्स। ठीक है, 3 फेस सेंटर एटम्स। तो हर छोटे क्यूब का जो सेंटर है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, हर छोटे क्यूब का जो सेंटर है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है,
और ईच टेट्राहेड्रल इज फॉर्म्ड यूजिंग वन कॉर्नर एंड थ्री फेस सेंटर एटम्स, ठीक है। ईच टेट्राहेड्रल इज फॉर्म्ड यूजिंग वन कॉर्नर एंड थ्री फेस सेंटर एटम्स, ठीक है। और तीसरी चीज अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, ठीक है, ये तो हो गया ईच टेट्राहेड्रल इज फॉर्म्ड यूजिंग वन कॉर्नर एंड थ्री फेस सेंटर एटम्स। एक बात और सोचो आप यहाँ पे यार, ठीक है, एक बात सोचो जरा सोचो कि ये लाइन मैं अगर इस कॉर्नर को अगर मैं इस तरीके से, ठीक है, इस कॉर्नर को अगर मैं इस तरीके से यहां पे मिला दूंगा, ठीक है, तो इस ये ऑब्वियस बात है, ये आगे वाले क्यूब के सेंटर से पास करेगा, और आगे वाले क्यूब का जो सेंटर होगा वो सेंटर अपने आप में कौन सा वॉइड होगा, ठीक है, आगे वाले क्यूब के सेंटर से पास करेगा ना। तो आगे वाले क्यूब के सेंटर से पास करेगा तो ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है, ये आगे वाले क्यूब टेट्राहेड्रल पोजीशन है, एटम नहीं है यहाँ पे, ये टेट्राहेड्रल पोजीशन और ये ऑक्टाहेड्रल पोजीशन है। अब जब आप इसी लाइन को पीछे की तरफ खींचते ही चले जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लाइन आगे जाकर के उस कॉर्नर से मिल जाएगी। यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट हुए, बॉडी के सेंटर से गुजरते हुए आप पीछे वाले कॉर्नर पे पहुंच गए। अब ये भी तो पीछे वाले क्यूब के सेंटर से गुजरा होगा ना, ठीक है, तो वहां भी तो एक टेट्राहेड्रल होगा, और ये लाइन अपने आप में एक क्या है, बॉडी डायगोनल लाइन है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक आप इसको एक बॉडी डायगोनल ही ना बोलोगे, तो बड़े वाले क्यूब का ये अपने आप में एक बॉडी डायगोनल है। तो बॉडी डायगोनल है तो आप कह सकते हो कि एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल होते हैं। और हम लोगों ने पहले एक क्लास में क्लियर किया है कि एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, ठीक है, एक यहां से यहां, एक इधर से इधर, एक इस नीचे से ऊपर वाले कॉर्नर की तरफ, और यहाँ भी एक नीचे से इस कॉर्नर की तरफ, ठीक है। और हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल हुए, तो टोटल 4 पे मिला के 8 हो गए। या यही कह दो कि हर छोटे क्यूब का जो सेंटर है वो टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। तो आप यहां से यहां गए, ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल और ये टेट्राहेड्रल, ठीक है। आप कोई भी एक बॉडी डायगोनल के लॉन्ग जाओगे तो हर बॉडी डायगोनल पे आपको 2 टेट्राहेड्रल मिलेंगे। ये एक बॉडी डायगोनल है, इस बात को फील करें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, एक लाइन में और जोड़ दे रहा हूँ, हर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हर छोटे क्यूब का सेंटर टेट्राहेड्रल है, ईच टेट्राहेड्रल इज फॉर्म्ड यूजिंग वन कॉर्नर एंड 3 फेस सेंटर एटम्स, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करूं, क्या चीज, हाँ, आप ये भी कह सकते हो देर आर टू टेट्राहेड्रल पर यूनिट सेल, ठीक है, देर आर 2 टेट्राहेड्रल पर यूनिट सेल ऑफ, सॉरी यार क्या लिखा हूं, देर आर 2 टेट्राहेड्रल पर, या पर की वजह से लिखो, देर आर 2 टेट्राहेड्रल ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ठीक है, देर आर 2 टेट्राहेड्रल ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो हर बॉडी डायगोनल के ऊपर जो है तो 2 टेट्राहेड्रल होंगे हर बॉडी डायगोनल के ऊपर, ठीक है। तो आप जिस मर्जी तरीके से ध्यान रखें कि इस एफसीसी में टेट्राहेड्रल कहाँ होते हैं, या तो आप मेरी ये बनाई हुई फोटो दिमाग में रखें कि अगर एफसीसी क्यूब को हम लोग 8 छोटे क्यूब में तोड़ लें तो हर छोटे क्यूब का सेंटर टेट्राहेड्रल है। या बोल सकते हो कि एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर को लेके एक टेट्राहेड्रल बनेगा, ईच टेट्राहेड्रल इज फॉर्म्ड यूजिंग वन कॉर्नर एंड 3 फेस सेंटर एटम्स, मतलब उनके बीच में बनेगा। या आप बोल सकते हो देर आर 2 टेट्राहेड्रल ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो जिस मर्जी तरीके से आप ध्यान रख पाए, आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि टेट्राहेड्रल कहाँ हैं, कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा और आपके साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है, क्या डिस्कस करने लायक है। सेम क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूं कि नंबर ऑफ, जो अभी मैं लिखाया था, ठीक है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी। तो एफसीसी के पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी। तो हर यूनिट सेल के अंदर कितने टेट्राहेड्रल है, तो आप समझ पाओगे कि 8 टेट्राहेड्रल हैं, ठीक है, क्योंकि ये 8 के 8 इस क्यूब के अंदर है, किसी के साथ शेयर नहीं हो रहे।
सारे के सारे अंदर ही हैं, हर छोटे क्यूब के सेंटर पे तो ऑटोमेटिकली है तो अंदर ही ना, किसी में शेयर नहीं हो रहे हैं, तो आप पूरा पूरा 8 काउंट करोगे। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल पर यूनिट सेल ऑफ एफसीसी जो है वो 8 है। हाँ, इसी को मैं थोड़ा सा बदल के पूछा होता क्वेश्चन, ठीक है, क्या नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल पर एटम ऑफ एफसीसी या क्लोजेस्ट पैकिंग, ये चीजें जो है, ये जो वैल्यू बताता हूं ये उस पे भी अप्लाई होगी, एचसीपी पे, क्लोजेस्ट पैकिंग में। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल पर एटम ऑफ एफसीसी, तो वही बात है, इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 है, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 होने के साथ साथ इसमें वॉइड्स कितने इफेक्टिवली 8 हैं, तो पर एटम कितने वॉइड हुए, 8 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 2 हो गए, ठीक है। तो पर एटम टेट्राहेड्रल वॉइड पूछेगा तो 2 जवाब दोगे, पर यूनिट सेल टेट्राहेड्रल वॉइड पूछेगा तो 8 जवाब दोगे, और आपको बोल दिया जाएगा कि अगर नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, अगर नंबर ऑफ एटम्स n है, कैपिटल N लिख दिया जाएगा, तो आपसे पूछे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे तो 2n होंगे, ठीक है। n अगर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स है, तो 2n उसमें जो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड की जो पोजीशन है एफसीसी में वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। क्या चीज, पहले तो जो मैं बोल रहा था नंबर ऑफ एटम्स, उसको मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर, नंबर ऑफ एटम्स अगर n है, ठीक है, अगर n नंबर ऑफ एटम्स हैं, देन अगर मेरे से पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो भी n ही होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n ही होंगे, क्योंकि एक पे एक था तो ऑब्वियस सी बात है n के ऊपर n होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो 2n होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होंगे और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो 2n होंगे, ठीक है, क्योंकि एक एटम पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाले थे और 2 जो है वो हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकाले थे, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एक बात बताओ, ये बॉडी डायगोनल तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का ये बॉडी डायगोनल है, तो मैं इस बॉडी डायगोनल को दोबारा बना रहा हूं। ये लो बच्चों, मैंने आपके सामने एक बॉडी डायगोनल बना दिया, ठीक है, ये लो। अब अगर ये एक बॉडी डायगोनल है, ठीक है, तो इस बॉडी डायगोनल के बाद आप देखोगे कि इसका जो बीचों बीच जो सेंटर है, ये वाला सेंटर, ठीक है, ये हमने अभी क्लियर किया है कि ये क्यूब का मेन यूनिट सेल का बॉडी सेंटर है, और बॉडी सेंटर जो होता है वो अपने आप में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। कॉर्नर पे तो एटम है ही है, जो एफसीसी बनाएंगे वो एटम तो कॉर्नर पर होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ इसका बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुआ, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच में, मतलब बॉडी सेंटर के बीच में, छोटे वाले क्यूब के कॉर्नर के बीच में बिल्कुल बीचों बीच एक टेट्राहेड्रल वॉइड भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ समझना होगा कि यहाँ एक टेट्राहेड्रल वॉइड भी बैठा हुआ है और इस साइड भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड भी बैठा हुआ है। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ठीक है। तो अब जरा इनकी पोजीशन डिस्टेंस को एनालाइज करें, ठीक है, जरूरत पड़ेगी आगे। तो पहले तो आप ये समझिए कि इसकी एज लेंथ को अगर हम लोग ए बोल लें, जो कि ऑब्वियस बात है, हर बार हम ये ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट सेल की एज लेंथ को अगर मैं ए बोल रहा हूँ, क्यूब की एज लेंथ को अगर मैं ए बोल रहा हूँ, तो पहली बात ये टोटल डिस्टेंस जो है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये तो ऑब्वियस बात है √3a हो गई, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताओ आप लोग, एक कॉर्नर, ठीक है, और इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का गैप कितना हुआ, ऑब्वियस बात है कॉर्नर और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का गैप हुआ √3a/2, उस बॉडी डायगोनल वाली लेंथ का हाफ हो गया, ठीक है। और आपसे मैं पूछूं कॉर्नर और टेट्राहेड्रल वॉइड का जो गैप है, ठीक है, कॉर्नर का और टेट्राहेड्रल वॉइड का जो गैप है वो कितना हुआ, थोड़ा सेंटर में लगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड था और ये जो कॉर्नर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप नहीं समझ पा रहे हो, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, ये लाइन जो है बॉडी डायगोनल लेंथ जो है वो 4 हिस्सों में बराबर कट हो गई है, तो 4 हिस्सों में बराबर कट हो गई है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये √3a/4 होगी। कौन सी डिस्टेंस, कॉर्नर और टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस अलोंग बॉडी डायगोनल, ठीक है, और कॉर्नर और ऑक्टाहेड्रल की डिस्टेंस अलोंग बॉडी डायगोनल जो है वो √3a/4
2 है और ये डिस्टेंस जो है वो √3a/4 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस बॉडी डायगोनल की लेंथ को भी दिमाग में रखें और उसकी डिस्टेंसेस को भी दिमाग में रखें, आगे चल के एक दो जगह जरूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो इस कॉर्नर और इस ऑक्टाडेलोइड के बीच का गैप जो बना वो √3a/2 बना। इस कॉर्नर और टेट्राडेलोइड के बीच का जो गैप बना इसमें अलोंग द बॉडी डायगोनल, ये √3a/4 बना। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक दो हल्के हल्के क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं एक क्वेश्चन इस टाइप का, किस टाइप का, इस टाइप का, कि मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझें। मुझे 2 टेट्राहेड्रल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, 2 टेट्राहेड्रल की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। हर बच्चा अपने दिमाग में वीडियो पॉज करके इस यूनिट सेल को एनालाइज करते हुए एक बार सोचे जरूर कि 2 टेट्राहेड्रल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, 2 टेट्राहेड्रल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो बताएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने, कई बच्चों ने, जब मैं क्लास में पूछता हूं तो कई बच्चों का जवाब आता है √3a/2। कैसे हो गई सर? √3a/4 यहाँ पे और √3a/4 यहाँ पे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी √3a/2। बात तो सही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस √3a/2 है, इसमें मेरा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, तो इन 2 टेट्राहेड्रल के बीच की डिस्टेंस √3a/2 है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बेवकूफी भी तो की है साथ में। ठीक है, बेवकूफी क्या करी है कि आपको मिनिमम डिस्टेंस पूछी थी और आप बता रहे हो नॉर्मल कोई भी डिस्टेंस, अपने मर्जी से 2 टेट्राहेड्रल उठा लिए और डिस्टेंस उठा दिए। ठीक है, तो एक बात सोचो यार, एक बात सोचो, इसके नजदीक का टेट्राहेड्रल ये होगा क्या जो बॉडी डायगोनली अपोजिट मिल रहा है? इसकी बजाय अगर यहाँ अगर एक टेट्राहेड्रल है तो आपको समझना चाहिए ना कि इसके बगल में जो क्यूब है उसके भी तो सेंटर पे टेट्राहेड्रल बैठा हुआ है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल है, समझ में आ रहा है? अब क्या इस क्यूब के सेंटर पे, बगल वाले क्यूब के सेंटर पे टेट्राहेड्रल नहीं है? तो आप इतना दूर क्यों जा रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने में, जब बगल में बैठा हुआ और आपको मिनिमम पूछिए। ठीक है, तो एक बात ऐसे सोचो कि ये ए डिस्टेंस थी, ये ए डिस्टेंस की यहाँ हाफ पे, फिर यहाँ हाफ पे, और ये वाला पॉइंट मान लो बिल्कुल बीच वाला। ठीक है, तो आपको समझना होगा ना इस क्यूब के, ठीक है, यहां से लेकर इस क्यूब के मैं यहां तक जाऊंगा। ठीक है, तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये डिस्टेंस टोटल ए है, यहां से लेकर यहां तक की एज लेंथ ही ना हुई, तो ये डिस्टेंस a/4 और ये वाली डिस्टेंस भी कितना, a/4। ठीक है, यहां से लेकर ये डिस्टेंस a/4, पहली बात तो ये a/2, फिर ये उसका भी हाफ, तो ये a/2 का हाफ मतलब a/4, ये a/4, ये दोनों a/4 जब जुड़ जाएंगी, ठीक है, ये a/4, ये a/4, ये a/4, ये a/4, और ये टेट्राहेड्रल और ये उसके बगल वाले क्यूब का टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इतना सोचो ना, ये a/4 और a/4 जुड़कर कितना हुआ, a/2 हुआ। तो इतनी दिमाग आपको लगानी चाहिए थी ना कि इसका टेट्राहेड्रल, अगर ये टेट्राहेड्रल है तो इसका नियरेस्ट ये टेट्राहेड्रल थोड़ा ना, इसका नियरेस्ट इसके बगल में बैठा हुआ है, और बगल में बैठा हुआ है तो ये इस क्यूब की हाफ डिस्टेंस, इस क्यूब की हाफ डिस्टेंस, और यहाँ इसकी लेंथ जो बनी वो a/4 बनी, इस तरफ से बनेगी a/4 बनेगी, और a/4 जुड़ करके जो है वो a/2 हो जाएगी। तो इसका जो ये मिनिमम डिस्टेंस का, कल को अगर क्वेश्चन आता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वो a/2 होगा। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस जो 2 टेट्राहेड्रल के बीच में होगी वो a/2 होगी। ठीक है, हाँ तो बच्चों, अब इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ ये a/2 तो समझ में आ गया होगा। आपको बॉडी डायगोनल के अलोंग ही डिस्टेंस निकालनी है, ये तो नहीं ना पूछा है, आपसे पूछा मिनिमम डिस्टेंस निकाली जाए। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए आप अगल बगल वाले टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, इन वॉइड्स को देखेंगे, a/4 प्लस a/4 जुड़ते हुए वो a/2 हो जाएगा। ठीक है, लेट अस डिस्कस वन मोर पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो इसका जो आप फिर बच्चे बोलते हैं,
ठीक है, कि कॉर्नर सर यहाँ है, ऑक्टाडेलोइड यहाँ है, आप खुद ही बताएं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो √3a/2 है, तो बच्चों का जवाब आता है √3a/2 डिस्टेंस होगी सर। ठीक है, तो अब फिर वही बात है, आप लोगों के सामने मैंने बॉडी डायगोनल बना दिया, अब आपका ध्यान इससे हट ही नहीं रहा है। ठीक है, आप एक्चुअल चीज को सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो √3a/2 मिनिमम डिस्टेंस की कंडीशन कहाँ फॉलो करेगी, मिनिमम डिस्टेंस कहाँ होगी, जरा उसके बारे में सोचो उस यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस कहाँ और कैसे होगी उसके बारे में सोचो, √3a/2 नहीं होगी। ठीक है, √3a/2 अगर आप मिनिमम सोच रहे हो तो ये मिनिमम नहीं है। हाँ, बॉडी डायगोनल के अलोंग ये कॉर्नर और ऑक्टाडेलोइड की डिस्टेंस जरूर है, वो कॉर्नर और ऑक्टाडेलोइड की डिस्टेंस अलोंग बॉडी डायगोनल √3a/2 जरूर है। ठीक है, लेकिन ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम तो भाई सीधी सी बात है, ये कॉर्नर एटम और ये जो है आपका एज सेंटर, एज का सेंटर कौन सा वॉइड होता है, अभी तो समझा है ऑक्टाडेलोइड होता है। तो कॉर्नर और एज का सेंटर जो हुआ ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस ही इसकी मिनिमम डिस्टेंस। आप यहाँ क्यों जा रहे हैं, इस लाइन के लोग क्यों जा रहे हैं, इधर से इधर, आप यहाँ से यहाँ जाओ ना। ठीक है, ये भी तो ऑक्टाडेलोइड है, तो आप इतनी दूर जाके ऑक्टाडेल खोज रहे हो, उससे उसके पहले उसके बगल में जो बैठा है उसको देखो। ठीक है, तो इस एज के अलोंग भी तो ऑक्टाडेलोइड है, एज का सेंटर भी तो ऑक्टाडेलोइड होता है। तो कॉर्नर और ये जो डिस्टेंस हुई, ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास a/2। ठीक है, तो इस केस की भी जो मिनिमम डिस्टेंस बनेगी वो a/2 बनेगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और बच्चा अक्सर कंफ्यूजन में यहाँ गलतियां कर देता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप ये गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, चलो मैं कुछ और क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं। चलो अभी हमने सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 3 या 4 में जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिट सेल के आधार पे यूनिट सेल के अंदर कौन एटम कहाँ है वो चीज बताते हुए हम लोगों ने फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल निकालना सीखा था, या फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखना सीखा था। ठीक है, तो उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ। ठीक है, हल्के हल्के क्वेश्चन है, हालांकि हल्के से अच्छे पे भी जाएंगे। तो अगर मैं पहली बात तो आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर, ठीक है, क्या पूछूं कि एटम ए जो है, ठीक है, ए फॉर्म्स FCC। इस बार आपको ऐसे नहीं लिखा है कि ए कॉर्नर पे है, फेस के सेंटर पे, अलग से नहीं लिखा है, ए फॉर्म्स FCC। ठीक है, जबकि वहां क्वेश्चन कराता था तो पर्टिकुलरली पोजीशन मेंशन करता था, FCC लिखना भी तो पोजीशन ही है। ठीक है, बस ये है कि इस बार ए फेस के सेंटर पे भी है और कॉर्नर पे भी है, ए फॉर्म्स FCC। ठीक है, बी ऑक्यूपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स मान लो। ठीक है, ए फॉर्म्स FCC, बी ऑक्यूपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, राइट द फॉर्मूला। ठीक है, राइट द फॉर्मूला। तो बात सीधी सी है यार, ए अगर FCC बना रहा है तो आप समझ ही जाओगे कि FCC बनाने का मतलब है कि ए के इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम उस यूनिट सेल में 4 है। हम क्या करते थे, हम नंबर ऑफ एटम्स इफेक्टिव यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम थे वो निकाल लेते थे। ठीक है, पोजीशन और फ्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए फिर हम उसको रेशियो में बदल देते थे। तो ए ने अगर FCC बनाया तो ए FCC के आधार पे उस यूनिट सेल में 4 है। अब बी ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो अभी तो हम बताएं कि FCC में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हुए, तो ए और बी में ऑक्टाहेड्रल ये ए और बी का रेशियो कितना बना, 4:8 यानी 1:2 बना। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो गया, AB2 हो गया। ठीक है, तो इतना आसान क्वेश्चन है, बस आप ये ध्यान रखेंगे कि ए ने FCC बनाया और बी ऑक्यूपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इस आधार पे ए FCC बना रहा है तो वो 4, बी ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है तो बी कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर जो बनकर आएगा वो AB2 बनकर आएगा। ठीक है, इसी की बजाय मान लो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिए होते, क्या चेंज कर दिए होते, बी ऑक्यूपाइज, ठीक है, बी ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बी जो है वो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड पे ना जाकर के 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड पे जा रहा है। ठीक है, ए फॉर्म्स FCC, बी ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब बताओ कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पूछ लिया आप लोगों से, ये बहुत अच्छे मतलब छोटे छोटे बच्चों वाले से क्वेश्चन है। अब वही बात है, ए ने तो अपना FCC बनाया है ना मेरे प्यारे बच्चों, और ए ने FCC बनाया है तो ए के FCC बना देने से इफेक्टिवली ए के कितने एटम्स हुए, 4 हुए। ठीक है, ए ने FCC बनाया तो इफेक्टिवली ए के एटम कितने हुए, 4 हुए। बी ने जो है 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किया है, तो 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किया है, तो इसका मतलब ये जो होगा वो 2/3 × 8, क्योंकि आपको पता है
कि उसके अंदर टेट्राडेल्वॉइड 8 होते हैं, ठीक है, लेकिन उस 8 का 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये नंबर कितना होना है 16/3, ठीक है, ये नंबर 16/3 बन रहा है। यहाँ पे ये प्रॉपर इंटीजर में नहीं आ रहा है तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में तो हमें उसे सिंपलेस्ट रेशियो में बदलना ही है, ठीक है। तो A:B का रेशियो कितना बन रहा है 4:16/3। ये अगर कैंसिल हो जाए इधर आकर के तो 4 आएगा, इधर 3 कर दो तो 3:4 बन रहा है, ठीक है। 4 A के एटम होंगे और B जो होगा वो 2/3 ऑफ टेट्राडेल्वॉइड होगा, यानी 8 × 2/3 यानी 16/3। सिंपलेस्ट रेशियो में जब इसको लेके गए तो ये 3:4 बन गया, मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया A3B4, ठीक है। कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो हो गया A3B4, ठीक है। जरा समझो इन छोटी छोटी चीजों को, ठीक। अच्छा, अब मैं थोड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो को पॉज करके और अच्छे से ट्राई करिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे जो है मेरे से डाउट में लाके इस क्वेश्चन को पूछते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करिएगा। तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए। एक नॉर्मल तरीके से डिक्टेट कर दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है X फॉर्म्स FCC, ठीक है, पूरा नहीं लिखा रहा लैंग्वेज में। X फॉर्म्स FCC, Y occupies all the octahedral voids, ठीक है, Z occupies all the tetrahedral voids, ठीक है। X ने FCC बनाया है मेरे प्यारे बच्चों, Y ने ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया है और Z ने जो है वो ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो X फॉर्म्स FCC, Y occupies all the octahedral void, Z occupies all the tetrahedral voids, ठीक है। ये आपको बताया है। अब क्वेश्चन है मेरा फाइंड, ठीक है। इसमें मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन सही मेरे को खुशी तब होगी जब आप इसका दूसरा क्वेश्चन अच्छे से करके मेरे को दिखा देंगे, तो ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं फाइंड के नाम पे, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पे, ठीक है, X फॉर्म FCC, Y ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, Z ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। इस चीज के आधार पे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बताओ। वो तो चुटकियों का काम है, उसके लिए तो कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी पेन आप बता दोगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड पार्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि इफ ऑल द एटम्स, ये इंपॉर्टेंट है, इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन ऑफ द बॉडी डायगोनल, अलोंग वन ऑफ द बॉडी डायगोनल, वन ऑफ द बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, ठीक है। इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन ऑफ द बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, देन फाइंड न्यू फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, न्यू फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को समझो और इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करो, पहला क्वेश्चन भी और दूसरा भी। इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन ऑफ द बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, ठीक है, देन फाइंड न्यू फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करो, वीडियो पॉज करके करो, अच्छा अच्छे से जवाब आना चाहिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इस पार्ट को हटाने जा रहा हूँ नीचे वाले को, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को कर लिए होंगे फर्स्ट और सेकंड, मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हाँ तो जैसे पहला पार्ट था फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखने का, ठीक है। पहले पार्ट में जब आपने कुछ नहीं हटाया, क्या सिंपली फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखना था, ठीक है। तो इस केस में अगर आप लोगों को फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड लिखना भी है तो वही है, आप A का, B का और C का एटम्स का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो आप साफ साफ समझ रहे हैं कि X ने FCC बनाया, तो X ने FCC बनाया तो सॉरी A B कहां से लिख दिया, X Y Z, तो X ने FCC बनाया तो X के इफेक्टिवली 4 एटम हुए, ठीक है। X ने FCC बनाया तो X के इफेक्टिवली 4 एटम हुए। Y ने ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किए, तो आपको ये भी पता है कि FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 ही होते हैं। Z ने ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किए, तो इसका मतलब वो Z जो होगा वो कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि एक यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो ये रेशियो अभी तो हम बताएं कि 1:1:2 होता है, एक एटम के ऊपर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बना कंपाउंड का वो क्या बना, XYZ2।
ये तो बहुत आसान था, क्योंकि 4 4 8 तो हमारे को दिमाग में ही चल रहा था। ठीक है, चार एक एक्स के एटम होंगे एफसीसी के नाम पे, 4 ऑक्टाडेल वॉइड होंगे, 4 जो है वो 8 जो है वो टेट्राडेल वॉइड होंगे। तो रेशियो 1:2 तो साफ साफ दिख रहा था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसका थोड़ा सा मजेदार है। ठीक है, और सेकंड पार्ट अगर थोड़ा सा मजेदार है तो उसको कैसे किया जाए वो भी सुन लेते हैं, उसको कैसे किया जाए। ठीक है हाँ बच्चों, तो सेकंड पार्ट को अगर आप करना चाह रहे हो ना, तो या तो सारे जो भी हमने एक बॉडी डायगोनल के जो एटम हटाए हैं, या उतने एटम्स को हटा के सबका दोबारा से नया फ्रैक्शन लेते हुए नंबर ऑफ एटम काउंट करो। ठीक है, या फिर जितना आपने काउंट किया हुआ उसी के अकॉर्डिंग उनमें से माइनस कर दो। ठीक है, मैं अभी माइनस करने वाला तरीका अपनाऊंगा। ठीक है, मेरे को एक सीधी सी बात बताऊं ना यार, कि ये अभी तो मैंने आपको समझाया था कि ये आपके पास एक बॉडी डायगोनल है, इस पे कॉर्नर एटम होते हैं। कॉर्नर एटम तो वही होंगे ना जो एफसीसी बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक्स ने अगर एफसीसी बनाया तो कॉर्नर पे कौन मिलेगा आपको, एक्स ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो इसका बॉडी सेंटर होता है, ये बॉडी डायगोनल है तो ये बॉडी सेंटर है, इस पे कौन मिलेगा आपको, वाई ना मिलेगा, क्योंकि वाई ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, उसके बाद आपको समझना होगा कि यहां और यहां इन दो जगह आपको जेड मिलेगा, क्यों, जेड ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो आपने जो अभी 4 4 और 8 एटम लिए थे बिना कुछ हटाए हुए, उनमें से आप लोग अब इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम्स माइनस कर लो और एक नया रेशियो निकाल लो। ठीक है, किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं अब आपको इसका जवाब देता हूं। पहले बताओ एक्स कितना था, 4 था। क्यों 4 था, क्योंकि एक्स ने एफसीसी बनाया था। ठीक है, तो एक्स ने एफसीसी बनाया था तो ये 4 है। वाई जो है वो कितना था, 4 था, क्योंकि वो ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में गया था। जेड कितना था, 8 था, क्योंकि वो ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड में गया था। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, एक्स 4 वाई 4 जेड 8। ठीक, तो अब इसमें से इन एटम्स के नंबर को कर दो माइनस। ठीक है, तो एक्स कितने हटेंगे, अगर एक बॉडी डायगोनल से हटाने बैठोगे तो 2 हटेंगे, 2 हटेंगे तो अब जेड एक्स के नंबर कितने बच जाएंगे, 4 - 2 करके 2। ठीक है, अगर आप 4 - 2 करके 2 बचाए हो तो फिर आप बेवकूफी कर दिए हो। ठीक है, जब हम लोगों ने इसके एटम 4 काउंट किए थे तो इसका फ्रैक्शन लेते हुए ना काउंट किया था, कॉर्नर पे था तो इसका 1/8 पार्ट ना काउंट किया था। ठीक है, पूरा एटम थोड़ा ना काउंट किया था। पूरे एटम के हिसाब से तो यहाँ 8 कॉर्नर है। ठीक है, और 8 कॉर्नर है तो ऐसे तो 8 डायरेक्ट हो गए होते। हम जब काउंट किए थे तो फ्रैक्शन के साथ किए थे, तो माइनस भी करोगे तो फ्रैक्शन के साथ ना करोगे। ये थोड़ा ना है, ये जो कॉर्नर एटम हटाया तो ये पूरा पूरा एक यूनिट सेल के हिस्से से थोड़ा ना गया, ये अगल बगल वाली यूनिट सेल के हिस्से से भी गया है। तो जब हमने काउंट फ्रैक्शन के साथ किया था तो माइनस भी जो है वो फ्रैक्शन के साथ होना चाहिए था। ठीक है, तो x - 2 करके 2 अगर आप लोग लिख रहे हो तो वो आपकी एक बेवकूफी हुई। अब दूसरी बेवकूफी के, अब उसको सही कैसे करना था कि आप 2 कॉर्नर एटम हटा रहे हो, और 2 कॉर्नर एटम, एक कॉर्नर का फ्रैक्शन होता है 1/8, तो एक कॉर्नर हटने का मतलब 1/8 पार्ट गया, तो 2 हटने का मतलब क्या है, 2 × 1/8 गया, और 2 × 1/8 गया तो आप जो माइनस करने के बाद बचेगा यहाँ पे, पहली बात यहाँ 1/4 बच रहा है तो ये बचेगा 15/4। ठीक है, तो 4 में से जब ये 1/4 आप माइनस कर लोगे तो आपके पास 15/4 बच गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये y जो है वो इस यूनिट सेल के हिसाब से बॉडी के सेंटर पर है। ठीक है, और अगर y बॉडी के सेंटर पे है तो आपको समझना होगा कि y बॉडी सेंटर का एटम पूरा हटेगा। ठीक है, पूरा हटेगा तो इसका पार्ट भी कंप्लीटली जाएगा। ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, ये कंप्लीटली जाएगा, 4 - 1 करते हुए 3 इसमें बच जाएगा। ठीक है, ये जो है ये भी तो क्यूब के अंदर के ही हिस्से है ना, किसी और के साथ शेयर थोड़ा ना हो रहा है। ये भी इस सेंटर पे है, ये भी इस सेंटर पे है। ठीक है, इसीलिए मैंने उस यूनिट सेल को अभी तक वहां से हटाया नहीं कि आपके दिमाग में वो इमेज बनी रहे। ठीक है, वरना तो आपके दिमाग में क्या बनेगा मुझे नहीं पता। ठीक है, ये इमेज बनी रहे तो इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं। हाँ, तो ये 2 जेड हटेंगे, 2 जेड हटेंगे, और वो इफेक्टिवली भी 2 ही हटेंगे क्योंकि वो पूरे के पूरे उस क्यूब के अंदर का हिस्सा थे। कितने बचे, 6 बचे। तो एक्स वाई और जेड का जो ये नया रेशियो आप लोग लोगे, ठीक है, 15/4:3:6, ये 1:2 पे चला जाएगा, या 3 से कैंसिल करोगे तो 5 1 2, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 5:4:8, कुछ ऐसा रेशियो बनाइए, 5:4:8, x5 y4 और z8। ये इस कंपाउंड का जो है, जब आप लोग बॉडी डायगोनल वाले सारे एटम हटा लेंगे तो उसके बाद ये फॉर्मूला बचेगा, नए कंपाउंड का फॉर्मूला ये होगा x5 y4 z8। ठीक है, चलो अब अपने आगे बात करते हैं।
एक क्वेश्चन अच्छा मैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, उसका मैं पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इरिटेटिंग लगेगा आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर दूंगा और उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें तो और अच्छी बात है। मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, बीच तक देखा है और क्वेश्चन भी ट्राई किया है। ठीक है, तो भाई जो टीचर आप लोगों के साथ एफर्ट कर रहा है तो उस एफर्ट का थोड़ा नतीजा आए, फल मिले, तो मैं भी यही चाहूंगा कि आप लोगों को कुछ तो फायदा हो उसका। ठीक है, तो वो चीज कमेंट सेक्शन में आप बताइए, इसको मुझे इसका आंसर मुझे जरूर दें। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी में। ठीक है, इसी में मान लो मैंने आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया होता और इस बार मैंने बोला होता कि बॉडी डायगोनल से नहीं। ठीक है, ये जो पूरी अरेंजमेंट है, ठीक है, इस पूरी अरेंजमेंट को ऐसे इस क्यूब पे मान के चलो, इस पूरी अरेंजमेंट को इस क्यूब पे मान के अगर मैं चलूं, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, ये पूरा प्लेन आएगा इसके इसमें। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, कि एक कॉर्नर से एक एज से उसके अपोजिट, डायगोनली अपोजिट एज तक जो एक प्लेन बनेगा, उस प्लेन के अंदर आने वाले जितने एटम्स हैं, यहां आपको बहुत डीपली चीजों को सोचना होगा कि कौन कौन से एटम हटाने की जरूरत है। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि इफ ऑल द एटम्स लाइंग ऑन द गिवन प्लेन, प्लेन मैंने दिखा दिया है, ऐसे ही आएगा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यहां इस से और इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर और इस कॉर्नर वाली एज को लेकर के एक ऐसे प्लेन तो बनेगा ना, ऐसे क्यूब को बीच से चीरता हुआ एक प्लेन जाएगा ना। इस प्लेन के ऊपर जितने एटम, इस प्लेन के अंदर जितने एटम्स आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, उन सारे एटम्स को अगर मैं इफेक्टिवली हटा दूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो नया कंपाउंड बचेगा, नया मतलब बाकी जो पार्ट बचेगा, उसका फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या होगा। ठीक है, जरा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन मेरा ये है, इफ ऑल द एटम्स, ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देना। आसान क्वेश्चन है, कई बच्चे इसका जवाब क्लास में देते हैं। इफ ऑल द एटम्स अलोंग गिवन प्लेन are removed, give formula of new compound, ठीक है, या फाइंड न्यू फॉर्मूला। ठीक है, अब इस सिचुएशन में आप इसका नया फॉर्मूला फाइंड आउट करके दे दें मुझे, बहुत आसान होगा। ठीक है, इसको करें फाइंड न्यू फॉर्मूला। ठीक, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। चलो बाकी अपने देखते हैं। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा के आज के लिए तीसरी करूंगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं मैं। ये क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, इसके जवाब की इंतजार में रहूंगा। हाँ बच्चों, अच्छा आपको एक सिंपल सा कोई क्वेश्चन दे, ठीक है, कि ओ फॉर्म्स, ओ से मेरा मतलब है मान लो ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म्स, क्या फॉर्म्स? ऑक्साइड फॉर्म्स क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट। अब हम तो जानते हैं कि क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट जो होती है वो आइदर HCP भी हो सकती है और CCP भी हो सकती। थोड़ी राइटिंग अच्छी कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे मेरा बोर्ड का प्रेजेंटेशन थोड़ा गंदा ही रहता है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। ऑक्साइड फॉर्म्स क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट। और अभी पिछले लेक्चर में मैंने जो अरेंजमेंट बताई है तो उसमें मैंने बताया कि CCP और HCP ये दो क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट है। ऑक्साइड फॉर्म्स क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट, ठीक है, एंड A, ठीक है, अभी इस A का चार्ज भी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। A फॉर्म्स, ठीक है, A फॉर्म्स नहीं, A occupies 25% of octahedral voids। ठीक है, A occupies 25% of octahedral voids and B occupies, ठीक है, B occupies 25% of tetrahedral voids। ठीक है, A occupies 25% of octahedral voids and B occupies 25% of tetrahedral voids। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। इसके अंदर मेरा क्वेश्चन है, इसमें फाइंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ
कंपाउंड। ठीक है, तो पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट नहीं लिखा है कि इसको आप FCC या CCP मान के इसका 4 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ले लें। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट, भले ही मैंने वो FCC के लिए निकाला है, लेकिन वो FCC और SCP दोनों में अप्लाई होगा। क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट में अगर नंबर ऑफ एटम्स n होंगे तो n ही उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे और 2n उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। ये CCP पे भी अप्लाई होगा और ये HCP पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जब आप लोगों के साथ CCP और FCC डिस्कस किया हूं, ठीक है, तो चीजें बताई है कि उसमें पैकिंग दिखने में चीजें डिफरेंशिएट करती है, बाकी वर्ड्स वगैरह की सिचुएशन से, पैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का पैकिंग एक जैसा आता है। ठीक है, तो n अगर उसमें नंबर ऑफ एटम्स है तो n ही उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, 2n उसमें जो है टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। तो अपना क्वेश्चन है कि फाइंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो अब क्या आप ऑक्साइड को 4 लिख के शुरू करेंगे? मैंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें जरूरत भी नहीं है। आप ऐसे आप 4 वगैरह लिखो ही क्यों, आप लिखो ऑक्साइड है n। ठीक है, ऑक्साइड का नंबर है n, आप n लिखो। ठीक है, ऑक्साइड का नंबर n है तो इसका मतलब A जो होगा वो कितना होगा? ठीक है, तो A जो होगा वो आपके पास 25% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो पहली बात, n के ऊपर ऑक्टाहेड्रल वॉइड n और n के ऊपर ऑक्टाहेड्रल वॉइड n, तो उसका 25% कितना, वो हो जाएगा n/4। ठीक है, B कितना होगा? 2n टेट्राहेड्रल वॉइड है और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड है, लेकिन उसका भी 25%। ठीक है, तो उसका 25% जो हो जाएगा वो n/2 हो जाएगा। तो A:B:O का जो रेशियो बन रहा है, कितना बन रहा है? ये आपके पास n/4 है, ये आपके पास n/2 है और ये आपके पास n है। n से n कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो आपस में रेशियो में ही एग्जिस्ट ही करते हैं। और उसके बाद आप इसको 4 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1:2:4 हो गया। ठीक है, तो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है आपके सामने वो AbO2 हो गया। ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मूला AbO2 हो गया। अच्छा, कंपाउंड के फॉर्मूले के अलावा कल को एक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाया जाता, आपसे A और B का चार्ज एक्सपेक्ट पूछा जाता है कि A के ऊपर कितना है, क्योंकि A और B कोई कैटायन रहा होगा, तो उसके A के कैटायन का चार्ज और B के कैटायन का चार्ज अगर आपसे पूछा जाता, ठीक है, तो क्या करते हैं? तो अब उसमें सॉलिड स्टेट की जरूरत नहीं है। जब आपके पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूले के आधार पे आप उसका चार्ज एनालाइज कर सकते थे और ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते थे। ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, कल को दिया हो कि A के ऊपर 3+ चार्ज और B के ऊपर +2 चार्ज है। ठीक है, तो क्या ये चीज सही है? तो आप देखोगे कि ये चीज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गलत है। कैसे? ऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? ऑक्साइड के ऊपर जो चार्ज है वो होगा -2 और सॉरी, यहाँ फॉर्मूला क्या है, हमने क्या लिख दिया, ये सॉरी ये फॉर्मूला होगा Ab2O4 होगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, फॉर्मूला पता नहीं कैसे लिख दिया, Ab2O4 होगा। ठीक है, अब मेरे से अगर पूछे कि A के ऊपर +3 और B के ऊपर +2 चार्ज है, क्या ये सही है? तो आपको पता है ऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज है? ऑक्साइड के ऊपर चार्ज है -2। ठीक है, ऑक्साइड पे -2 होता ही है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हुआ? -8 हुआ। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर -8 नेट चार्ज बना है, ठीक है, इसके ऊपर -8 अगर नेट चार्ज बना है इस साइड में, तो क्या ये +8 बन रहा है इस चीज को लेकर के? A पे +3, ठीक है, +3 और B के ऊपर कितना? +2 × 2 यानी +4। ठीक है, तो ये बन रहा है +7 और ये बन रहा है -8। चीजें जो है चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे सॉलिड स्टेट नहीं अप्लाई कर रहे हैं, अब आप यहाँ पे चार्ज बैलेंसिंग के थ्रू एनालाइज कर लेंगे कि कौन सा चार्ज या ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए कैटायन एनायन के चार्ज को लेके। ठीक है, अभी दूसरा ऑप्शन आपको कर दिया होता है कि A के ऊपर जो है, ठीक है, वो +2 चार्ज है और B के ऊपर +3 चार्ज है। क्या ये सही है? आप देखोगे बिल्कुल सही है। कैसे? ऑक्साइड के ऊपर वही, एक ऑक्साइड पे -2 चार के ऊपर -8, ये -8 हुआ, A के ऊपर +2, ठीक है, और B के ऊपर +3 × 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6 यहाँ से, 2 यहाँ से, +8, तो इसका -8 और इसका +8 बैलेंस हो जा रहा है। तो ऑप्शन देख के हम बता पाएंगे कि A के ऊपर +2 चार्ज होना चाहिए और B के ऊपर जो है +3 चार्ज होना चाहिए। उल्टा दिया होता, ठीक है, 3 यहाँ दिया होता, 2 यहाँ दिया होता, तो वो गलत हो जाता। तो मतलब हम फॉर्मूला भी निकाल लिए और फॉर्मूला निकालने के साथ साथ हमें एक स्टेप और आगे बढ़ के पूछा जाएगा, तो हम इनके चार्जेस को भी एनालाइज कर पाएंगे जब हमें ऑक्साइड का चार्ज जो है वो पता है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ, ये लास्ट क्वेश्चन है और काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अभी तक मैं आप लोगों को
पोजीशन स्पेसिफाई करके फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पूछ रहा हूं, ठीक है, पोजीशन दे रहा हूं और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड आपसे पूछ रहा हूं। एक बार सोचो जरा कि क्या हमसे उल्टा नहीं पूछा जा सकता? कंपाउंड का फॉर्मूला मुझे दे दे और कंपाउंड का फॉर्मूला देकर मेरे से पूछे कि किस टाइप की पोजीशन वगैरह को लेके क्वेश्चन पूछे, ठीक है। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन मैंने आपको दिया, AB3 हैज, ठीक है, या ऐसे लिखो पूरा, इन AB3 B forms FCC यूनिट सेल, ठीक है, B forms FCC यूनिट सेल, ठीक है। तो हमें बता दिया गया कि B जो है वो FCC यूनिट सेल बना रहा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, ठीक है, ये मुझे बता दिया गया। अब साथ में बोला गया है A ऑक्यूपाई, ठीक है, A ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये ध्यान रहे कि हमने ऑल वर्ड नहीं लिखा इस बार, A ऑक्यूपाई ऑल नहीं लिखा है, A ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। क्वेश्चन मेरा समझिए और उसका जवाब दीजिए, मेरे को अभी दीजिए, मैं साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा फाइंड, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ octahedral voids unoccupied, octahedral voids unoccupied, ठीक है। मतलब A जो है वो कुछ octahedral void में गया होगा, इसलिए तो all नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। A occupy octahedral voids, find the fraction of octahedral voids unoccupied, या unoccupied octahedral void का जो है, जो खाली octahedral void बचे हुए हैं जिसपे कोई एटम नहीं गया है, उन octahedral void का आप मुझे फ्रैक्शन बताएंगे, ठीक है। इन AB3 B forms FCC यूनिट सेल, A occupy octahedral void, find fraction of octahedral voids unoccupied, ठीक है। इसका जवाब आप मुझे दीजिए, जल्दी से सोचें कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन किया होगा, ठीक है। ये अब तक दिए हुए क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है, फॉर्मूला दे दिया है और फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड वॉइड पूछा है मैंने, वो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का अनऑक्यूपाइड फ्रैक्शन पूछा है, ठीक है। कैसे किया जाए, क्या दिमाग लगाया जाए, ठीक है। अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो कॉमन सेंस अगर आपके पास है तो आपको इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान है, ठीक है। किस चीज को अगर आप दिमाग में रखते हो, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि एक एटम के ऊपर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है और दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो भी यूनिट सेल बनाने वाला एटम है FCC या HCP बनना चाहिए, तो वो उसके जितने एटम होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे और उसके दुगने जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, बस ये दिमाग में स्ट्राइक करे। तो एक बात सोचो, पहले मैं आपको बिना पेन या कुछ लिखे जवाब दे रहा हूं कि मैं क्या सोच के जवाब लिखता। AB3 है, B के 3 एटम है, B ने FCC बनाया, ठीक है, तो B के 3 एटम है। अब आप FCC वगैरह पे आप ज्यादा कंसंट्रेट मत करें कि यूनिट सेल में कितना क्या, ठीक है, आप तो बस इतना देखेंगे B के 3 एटम है ना, तो B के 3 एटम है तो 3B के ऊपर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होने चाहिए थे? B के अगर 3 एटम है तो 3B के ऊपर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होने चाहिए थे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आपका जवाब होना चाहिए था 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होने चाहिए थे, ठीक है। अच्छा, उस 3 के बाद A के कितने एटम है, आप देख रहे हो, एक एटम 1 है, तो अगर 3B के ऊपर 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होने चाहिए थे, लेकिन A जो है वो 1 है, इसका मतलब क्या है, उन 3 ऑक्टाहेड्रल में से केवल एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड है, 3 में से एक ऑक्यूपाइड है, तो अनऑक्यूपाइड कितना हुआ? ऑब्वियस बात है, 3 में से एक ऑक्यूपाइड है तो 2 अनऑक्यूपाइड है, 2 खाली हैं, और 2 खाली हैं तो उनका फ्रैक्शन कितना हुआ? 2/3, ठीक है। तो मेरे को पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, आप इस फॉर्मूला को एनालाइज करके जवाब दे देते। B ने FCC बनाया तो B के 3 एटम, B के 3 एटम के ऊपर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक A जो है वो 1 है, तो मतलब 3 में से 1 भरा हुआ है, बाकी 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली हैं, इसलिए अनऑक्यूपाइड वॉइड का जो फ्रैक्शन होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वो 3/2 खाली है, ठीक है। तो 2 आउट ऑफ 3 खाली हैं, तो 2/3 खाली हैं तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 2/3, ठीक है। इसको मैं जबरदस्ती अब कुछ लोगों के लिए लिख दे रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे इतना यही सोच के चलते हैं कि सब कुछ चले। B ने FCC बनाया, B के 3 एटम हैं, 3 एटम के ऊपर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो भी 3 होंगे, ठीक है। अब A कितना है? A 1 है, ठीक है। A कितना है? A 1 है, तो A अगर 1 है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखा हूं, तो A 1 है तो इसका मतलब ऑक्यूपाइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? क्यों क्वेश्चन में लिखा ही है A ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया है, तो ऑक्यूपाइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? 1 है,
तो इसका मतलब जब एक ऑक्यूपाइड है तो एन ऑक्यूपाइड तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। एन ऑक्यूपाइड ऑक्टाइडल वॉइड कितने हैं, 2 हैं। तो बी के 3 एटम, ऑक्टाइडल वॉइड 3, जिनमें से एक भरा हुआ है, 2 खाली है। तो 2 खाली है तो फ्रैक्शन ऑफ एन ऑक्यूपाइड कितने, 2/3। हाँ, अगर आपसे पूछा होता फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड ऑक्टाइडल वॉइड, तो ऑक्यूपाइड ऑक्टाइडल वॉइड का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/3 होता है। एक भरा हुआ है आउट ऑफ 3, तो 1/3 उसका फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ये आप उतार लेना और वीडियो पॉज करके मैं हटा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को एक हल्का सा चेंज करके अगर मैं आपसे पूछ लूं, ठीक, हल्का सा चेंज कर रहा हूं और आप जवाब देना मेरे को, ठीक है। इन A2B3, ठीक है, इन A2B3, इसका जवाब नहीं दूंगा, इसका जवाब भी मैं आप लोगों से कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। इन A2B3 थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं पूरा मिटा के लिख देता हूं। इन A2B3 A फॉर्म्स FCC यूनिट से। पहले तो मैं इस बार लिख रहा हूं कि A फॉर्म्स FCC यूनिट से। A जो है वो FCC यूनिट सेल बना रहा है, ठीक है। और A अगर FCC यूनिट सेल बना रहा है, देन फाइंड, और फाइंड क्या, एंड B occupies, ठीक है, B occupies टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सारे के सारे कर रहा है या नहीं कर रहा वो अलग बात है, लेकिन एंड B occupies टेट्राहेड्रल वॉइड्स। पर ये जरूर है कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में गया है, ठीक है। तो ये जरूर है कि वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में गया है। तो इन A2B3 A forms FCC यूनिट सेल एंड B occupies टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो अब आगे मेरे को क्वेश्चन मेरा ये, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड, ठीक है, या फ्रैक्शन को चलो इस बार परसेंटेज कर देते हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो आप मुझे जो है इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि बी का कितना परसेंटेज, सॉरी, टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना परसेंटेज वॉइड जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना परसेंटेज भरा हुआ है, ये आप जवाब देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हाँ भाई, तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत काम की और इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करी है जो कई बच्चों को कंफ्यूज करती है, ठीक है। 12th वाले बच्चे तो इसको बार बार पीछे जा, कहीं भी दिक्कत लगे तो वीडियो बैक करें और बार बार एनालाइज करें कि क्या चीज बताई जा रही है, कहाँ पोजीशन बताई जा रही है, कैसे कंपाउंड का फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये काफी काम आएगा कंपटीशन में के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत काम आएगा, ठीक है। जाते जाते मैं आपको बोलूंगा कि पोजीशन तो रट लें, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC में कहाँ होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर पे होता है और एज के सेंटर पे होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, एक बॉडी डायगोनल पे 2 होते हैं, ठीक है। और एक टेट्राहेड्रल वॉइड एक कॉर्नर और 3 फेस सेंटर एटम से मिलकर बनता है। या आप कह सकते हो कि बड़े वाले क्यूब को जो हमने छोटे 8 क्यूब में काटा था, तोड़ा था, उस हर छोटे क्यूब का जो सेंटर है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखें, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग रेडियस रेशियो डिस्कस करेंगे, ठीक है, और लिमिटिंग रेडियस रेशियो डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के वॉइड्स का।